वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। ये 13 नवंबर 2025 ये वीडियो का टाइटल है और इसमें फोकस किया गया है ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस। जैसे आपको पता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ये 3 दिन जो है ये प्योरली करंट अफेयर्स पे बेस्ड होंगे, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए होंगे। जो इंटरेस्टेड हैं आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, सेबी या इवन यूपीएससी, उनके लिए ये सेगमेंट अलग कर दिया गया है क्योंकि ये ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है और नॉर्मल स्टूडेंट्स में समझ में इसको नहीं आता, इसलिए इसको अलग कर दिया गया है। अगर आप बैंकिंग फोकस एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप दोनों वीडियो को देखो, दोनों आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं बताए जाते, बल्कि उनके पीछे जो कंसेप्ट होते हैं ना, उसको एक्सप्लेन करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो फिर ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ जिसको कहते हैं, उसका एक रिपोर्ट आया है PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये जो लेबर फोर्स सर्वे जो है ना, इसमें कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में डिटेल डेटा दिया जाता है। तो सेकेंड क्वार्टर का डेटा आया है ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। देखो FY26 लिखा है ना, FY26 का मतलब होगा 25-26। ठीक है, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल 25 को, और ख़त्म कब होगा 31 मार्च 26 को। तो 26 जो लास्ट में लिखा रहता है ना, FY के बाद जो लास्ट में लिखा रहता है वो डिनोट करता है कि ये कब एंड होगा। अब क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 26 लिखा है, इसका मतलब एंड हो रहा है 31 मार्च 2026 को। तो ये फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, 25-26। तो 25-26 का जो सेकंड क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर हो गया अप्रैल टू जून, सेकंड क्वार्टर हो गया आपका जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, 3 मंथ्स का डेटा इसने रिलीज़ किया है, जिसमें उसने कहा है भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो गिरकर 5.2% हो गया है, लेकिन अर्बन जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो भारत में थोड़ा सा बढ़ा है और वो बढ़कर हो गया कितना, 6.9%। इसी में बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए गए हैं, PLFS अनएम्प्लॉयमेंट रेट, WPR, तो फिर CWS। तो ये सब चीज़ होता क्या है और इनके जो इम्पोर्टेंट डेटाज हैं उसको हमें ध्यान से देखना होगा। फिर NIPFP, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही थिंक टैंक है, इसने प्रोजेक्ट किया है GST में जो रैशनलाइजेशन किया गया है, GST में जो कट किए गए हैं, इसके कारण भारत में GDP का जो ग्रोथ रेट होगा वो 7.4% तकने की संभावना है इन 25-26। फिर RBI ने SPRA को रिकॉग्नाइज किया है एज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द PSO सेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एम्फी होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है म्यूचुअल फंड्स का भारत में। उसका एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा था छोटी SIP आप जानते हो, पिछले वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। छोटी मतलब स्मॉल, जो स्मॉल SIP लॉन्च किया गया था सेबी के द्वारा, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो छोटी SIP इम्पॉर्टेंट है, ये क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये एवरग्रीन है, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी भूटान गए थे और आज ही वापस आए हैं भूटान से। ठीक है, 11-12 को भूटान में थे ना वो, वहीं पे टाटा पावर का एग्रीमेंट हुआ है विद भूटान की ड्रूक पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ। इसके तहत टाटा पावर जो है भूटान में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा, इसके लिए सेटअप किया जाएगा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, इस पर एग्रीमेंट साइन हुआ है। फिर टाटा ग्रुप्स का ही एक अलग एक दूसरी कंपनी है टाटा मोटर्स, ये खरीद रहा है इवेको कंपनी है जो बस और ट्रक बनाता है, उसको ये खरीद रहा है और इसको इटालियन गवर्नमेंट ने अपनी मंजूरी दे दी है। फिर रिजर्व बैंक ने अलाउ कर दिया है कि आप सिल्वर को भी कोलैटरल के रूप में यूज़ कर सकते हो लोन्स के लिए। जैसे आप सोना को गिरवी रख के लोन लेते हो ना, आप सिल्वर को भी गिरवी रख के लोन ले सकते हो, लेकिन ये लागू कब से होगा, ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। और फिर कुछ प्रैक्टिस MCQs होंगे, उसको देखेंगे। तो हम लोग पहले न्यूज़ की ओर जाते हैं। ठीक है, PLFS का फुल फॉर्म क्या होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। देखो इंपॉर्टेंट भी याद रहता है ना,
बहुत एग्जाम में तो सिर्फ फुल फॉर्म पूछकर छोड़ देते हैं। तो PLFS जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट को निकालता कौन है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये स्टैटिस्टिक्स का सर्वोच्च संस्था है, एपेक्स बॉडी है भारत में। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये उसके अंदर आता है। ये क्या करता है? ये आपका डेटा निकालता है, ठीक है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ना, इसका मतलब इसने सैंपल साइज लिया होगा और फिर इसने सर्वे किया होगा। इसका मतलब हर फैक्ट्री में जाके नहीं देखा होगा कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो भारत में पिक्चर दिखाता है, भारत में एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है। इसने डेटा निकाला था, डेटा निकाला है फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 25-26, ठीक है। अब देखो, पहले थोड़ा सा ना PLFS के बारे में जान लो। अभी तक क्या होता था, जो जो रिपोर्ट था ना, PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये क्वार्टरली आया करता था। लेकिन जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हमें जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो मंथली बेसिस पे चाहिए। क्योंकि देखो, ये जो डेटा आता है ना, इसी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट का स्कीम जो लॉन्च किया है वो इसी डेटा पे बेसिस पे होता है। गवर्नमेंट चाहता है कि उसको डेटा जल्दी जल्दी मिले, इसलिए जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स जो PLFS का रिपोर्ट है वो अब मंथली भी आता है। पहले सिर्फ क्या आता था? क्वार्टरली आता था, ठीक है। दूसरा, अप्रैल जून 2025, ये इस फाइनेंशियल ईयर का यानी 25-26 का फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर का रिपोर्ट हो गया। इसमें पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट फिगर दिया गया अर्बन और रूरल एरियाज़ का, ठीक है। अभी तक क्या होता था, जो भी क्वार्टरली रिपोर्ट आता था उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का जो फिगर होता था ना वो सिर्फ शहर का बताते थे, गांव का नहीं बताते थे। तो पहली बार अप्रैल जून 2025 क्वार्टरली रिपोर्ट में शहर के साथ साथ रूरल एरियाज़ में भी अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशंस को बताना शुरू किया। इसका मतलब ये जो सेकेंड क्वार्टर का रिपोर्ट है जुलाई टू सितंबर, इसमें सेकेंड टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कह लो मिनिस्ट्री रूरल एरियाज़ में भी अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स को पब्लिश कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो रिपोर्ट आपका जो PLFS जब बताता है कि इतने % लोग एम्प्लॉयड है इतने अनएम्प्लॉयड है, तो फिर एक कट ऑफ होगा ना, कितने उम्र के लोगों को वो शामिल करता होगा इसमें, यानी कि लेबर फोर्स कितने उम्र का होगा। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि आप 14 साल से या कम उम्र के जो बच्चे होंगे उसको लेबर माना जाएगा, और नॉर्मली अधिकतर जगह बैन होता है इनके एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। इसीलिए देखो, जो PLFS रिपोर्ट है मंथली हो या क्वार्टरली, वो उस व्यक्ति का सर्वे करता है एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जिसका उम्र 15 साल या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसका एज 15 ईयर्स एंड अबव है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है जिसका एज 15 ईयर्स एंड अबव है उसी को शामिल किया जाता है इस रिपोर्ट में, ठीक है। थोड़ा सा आप डेटा देख लें जुलाई और सितंबर के रिपोर्ट का। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। एक वर्ड देखो ये यूज़ होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये क्या होता है? LFPR। LFPR जो होता है ना, ये बेसिकली एक परसेंटेज है ऑफ द पॉपुलेशन हु आर इन द लेबर फोर्स, ठीक है। मीन्स वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है, वो व्यक्ति जो काम नहीं करना चाहता उसको शामिल नहीं करते। यानी जिसका उम्र 15 साल या उससे ज़्यादा है जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये उनको काउंट करता है। तो फिर ये कैसे पता चलता है? भारत में लेबर एक्सचेंज है, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको, अगर आप काम चाहते हो तो आप अपने आप को वहाँ पे इनरोल कर दो, फिर जो लेबर एक्सचेंज है आपके स्किल के हिसाब से आपको नौकरी ढूंढ कर देगा। बेसिकली वहीं से ये लोग डेटा उठाते हैं। तो फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है LFPR जो है वो आपको ये बताता है भारत में कितने % जो पॉपुलेशन है ना जो काम करना चाहते हैं वो उनको जॉब मिला है। जुलाई और सितंबर के में ये कहते हैं
जितने लोग काम ढूंढ रहे हैं, जो काम के लायक हैं, जो काम चाहते, काम करना चाहते हैं, उसमें से 55.1% जो लोग हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ये कितना था, 55% था आपका अप्रैल जून 25 क्वार्टर्स में। इसका मतलब मुश्किल से कितने का बढ़ोतरी हुआ है, 0.1% का। गांव में जो LFPR है वो बढ़कर हो गया है 57.2% एज कम्पेयर टू 57.1%। शहर में ये 50.7% से बढ़कर कितना हो गया, 50.6%। गांव में बढ़ने का एक मेजर कारण है कि ये खरीफ का सीज़न होता है। खरीफ होता है बेसिकली कब से, जब मानसून स्टार्ट होता है। तो इस पीरियड में बेसिकली क्या होगा, ये जो पीरियड होता है ना, इसमें लेबर की बहुत ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर में, क्योंकि अधिकतर में धान लगाया जाता है, पैडी लगाया जाता है, तो लेबर इंटेंसिव है। इस कारण इस टाइम पे नॉर्मली गांव में थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसको बोला जाता है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल अमंग द लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स में जितने हैं उसमें से कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड हैं। डेटा कहता है जुलाई सितंबर में, है ना, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो गिरकर कितना हो गया, 5.2%, ठीक है। यानी कि इसमें गिरावट आई है। गांव में गिरावट आई है, कितना डिक्लाइन करके ये कितना हो गया है, 4.4%। जबकि शहरों में ये बढ़कर हो गया है कितना, 6.9%। गांव में अनएम्प्लॉयमेंट गिरने का मेन कारण क्या था, वो आपका खरीफ का जो सीज़न था। लेकिन शहर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, ये गवर्नमेंट भी मान रहा है। शहरों में मेल्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 6.2% और फीमेल्स में ये रेट कितना था, 9.0%। इस सर्वे का सबसे बड़ा जो हाईलाइट था ना, वो ये था, भारत में जो वुमेन है जो काम कर रही हैं उनका परसेंटेज बढ़ा है। सबसे बड़ा हाईलाइट यही था। तो फिर यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है WPR। WPR का मतलब होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये बेसिकली परसेंटेज है किसका, पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द पॉपुलेशन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज जो है ना वो आपका एम्प्लॉयड है, वो दिखाता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। रिपोर्ट कहता है फीमेल का जो WPR है वो आपका बढ़कर हो गया है 32%, जबकि अप्रैल जून में ये डेटा कितना था, 31.6। इसका मतलब ज़्यादा फीमेल को नौकरी मिल रही है, काम कर रहे हैं। और क्योंकि फीमेल के पार्टिसिपेशन बढ़ा है, इसलिए भारत का जो ओवरऑल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो बढ़कर हो गया है 52.2%। कर्टसी फीमेल ज़्यादा नौकरी कर रही हैं। फिर एक वर्ड आता है करंट वीकली स्टेटस, CWS। इसका फुल फॉर्म याद रख लो। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो सर्वे होता है उसके पहले 7 दिन का डेटा देखा जाता है, उसमें पता चलता है कि आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। इसी को यूज़ किया जाता है इस सर्वे में, इस मेथोडोलॉजी को। फिर NIPFP उसने फोरकास्ट किया है कि इंडियन इकॉनमी 25-26 में 7.4% का GDP ग्रोथ रेट होगा। NIPFP फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थिंक टैंक है, लेकिन एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। ये कहता है इंडियन इकॉनमी का ग्रोथ रेट 7.4% होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा यही बता रहे हैं। इन्होंने 2 कारण बताए हैं। एक तो बताया रिफॉर्म इन GST। आप जानते हो GST के कारण इस बार दिवाली में बम्पर सेल हुआ है, बहुत खरीदारी हुई है, तो परचेजिंग पावर बूस्ट हुआ है, तो इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, इसके असर पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होगा किसमें, ग्रोथ इन GDP, ठीक है। तो वो कहता है एक तो है रिफॉर्म, और दूसरा जो है वो उम्मीद कर रहा है इस बार US इकॉनमी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो अगर US इकॉनमी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो फिर इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। अभी रिपोर्ट भी आया ना, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% ज़्यादा टैरिफ लगा दिया भारत पे, अधिकतर गुड्स पे। इसके बावजूद भी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को अगर हम लोग छोड़ दें तो अधिकतर सेक्टर्स में ना जो अमेरिका जाते थे उसमें कुछ में ग्रोथ हुआ है, और उतना बुरा असर नहीं हुआ है इंडियन एक्सपोर्ट पे ओवरऑल।
जैसा कि शुरू में आशंका थी। कुछ सेक्टर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इसका, लेकिन इंडियन इकॉनमी इससे रिकवर कर रही है और इंडिया दूसरे नए नए मार्केट में अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहा है। और जैसे कल डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट भी दिया था ना, कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में आपका ये भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील हो जाएगा। इंडिया ने भी कहा था जो नेगोशिएशन था वो ख़त्म हो चुका है, तो इसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इकॉनमी पे। ठीक है। आरबीआई ने जो अभी उसका मॉनेटरी पॉलिसी आया था उसमें उसने कहा था इंडियन इकॉनमी ग्रो करेगा कितने से, 6.8% से। ठीक है। फिर ये न्यूज़ आपने सुना होगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसपीआरए को रिकॉग्नाइज किया एज ए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द पीएसओ सेक्टर। पहले फुल फॉर्म देख लो। एसपीआरए का फुल फॉर्म होता है सेल्फ रेगुलेटेड पीएसओ एसोसिएशन। ये एक संस्था का नाम है, बॉडी है। पीएसओ होता है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। जैसे जब भी आप पेमेंट करने जाते हो ना, आप देखते हो पेमेंट करो किसके थ्रू, रेजर पे, फोन पे, पेटीएम, सीसी एवेन्यू, ये सब क्या होते हैं, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर होते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट में आपको हेल्प करता है। इन्हीं का एक एसोसिएशन है एसपीआरए। इसको आरबीआई ने मान्यता दी थी है एज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। ठीक है। हमेशा याद रखना, जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है ना, ये किससे गवर्न होता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ये सारा पेमेंट सिस्टम भारत में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत गवर्न होता है। ठीक है। तो लाइसेंस, और उसमें रेगुलेटरी बॉडी किसको बनाया गया है, आरबीआई को। आरबीआई कहता है हम तो रेगुलेटरी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग खुद भी अपने आप को रेगुलेट करो, अपना एक स्टैंडर्ड तय करो। ठीक है। ताकि आप एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सको कस्टमर्स को। इसीलिए बोलते हैं इसको सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। क्योंकि हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना, अगर पूछता है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स का भारत में रेगुलेटर कौन है, एक ऑप्शन देगा एसपीआरए, दूसरा देगा आरबीआई। आंख बंद करके आरबीआई पर टिक मारना है, क्योंकि लॉ ने इसको ये पावर दिया है। और लॉ कौन सा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, पीएसए बोलते हैं ना, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ठीक है। तो आरबीआई ने जो एसपीआरए को ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का दर्जा दिया है, वो किसके तहत दिया है, आरबीआई ने 2024 में अपना एक फ्रेमवर्क निकाला था, ओमनिबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें उसने टर्म्स एंड कंडीशंस दिया था कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर्स का कोई सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनना चाहता है तो उसको ये टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह वगैरह फुलफिल करना पड़ेगा। तो एसपीआरए ने अप्लाई किया, आरबीआई ने उसकी मंजूरी दे दी। ठीक है। ये जो सेल्फ रेगुलेटेड पीएसओ एसोसिएशन है ना, ये सेटअप किया गया था 2001 में, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। फाइनेंस का कैपिटल क्या है भारत का, मुंबई। ठीक है। देखो, एसपीआरए इकलौता बॉडी नहीं है, इससे पहले भी और सारे कई बॉडियों को आरबीआई ने सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी रिकॉग्नाइज किया है। उसमें एमएफआईएन, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क। ये सेटअप हुआ था 2009 में, और नाम से ही लगता है ये किससे रिलेटेड है, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है। भारत का जो पहला सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जिसको आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया था वो एमएफआईएन ही था, और इसको आरबीआई ने कब रिकॉग्नाइज किया था, 2014 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम, हरियाणा। आपने साधन का भी नाम सुना होगा, ये भी बना था 1999 में। ठीक है। ये देखो, एमएफआईएन से पहले बना था। ये भी बेसिकली माइक्रो फाइनेंस जो भारत में काम करते हैं ना, सूक्ष्म वित्त, उसका ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। लेकिन साधन से पहले आरबीआई ने सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का दर्जा किसको दिया था, एमएफआईएन को दिया था। साधन का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। फेस का फुल फॉर्म होता है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है कहाँ पे, फिनटेक सेक्टर्स में। फिर एक है एफआईडीसी, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। ये हुआ था 2004 में, और उसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। ये बेसिकली सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है एसेट एंड लोन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, जो रजिस्टर्ड है किसके साथ, आरबीआई के साथ। ठीक है। तो जो एसेट एंड लोन फाइनेंसिंग एनबीएफसी है, एनबीएफसी में देखो बहुत तरह के होते हैं, आरबीआई ने बहुत सारे उसमें टाइप्स बना रखे हैं।
लेकिन उसमें से मैक्सिमम जो होते हैं ना वो एसेट एंड लोन फाइनेंसिंग एनबीएफसी होते हैं। नाम से ही लगता है ये लोग क्या करते हैं, लोन देते हैं आपको, ठीक है। तो उनका एसोसिएशन है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो तीन चार हैं आपके, ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जिसको आरबीआई ने अभी तक मान्यता दे रखा है या जिसको रिकॉग्नाइज किया है। फिर एमफी, एमफी होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है म्यूचुअल फंड्स का, और इसको क्योंकि म्यूचुअल फंड्स वगैरह कैपिटल मार्केट के पार्ट हैं, इसलिए इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी। सेबी तो आप जानते हो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तुहिन कांता पांडे अभी चेयरमैन है सेबी के, ठीक है। तो एमफी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है म्यूचुअल फंड का, लेकिन जो लीगल बॉडी जो म्यूचुअल फंड को भारत में रेगुलेट करता है वो कौन है, सेबी है, ठीक है। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लंप सम मनी दे दो। जब ये वर्ड सुनते हो ना लंप सम का मतलब क्या होता है, एक ही बार जो आपके पास पैसा है आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको आप इन्वेस्ट कर दो। आपके पास 50,000 है, आप एक ही बार में 50,000 इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड में और उसके स्कीम के यूनिट्स खरीद लो। ये एक दूसरा तरीका ये होता है ना, आप छोटा छोटा अमाउंट हर मंथ जमा करो, यूनिट्स को में इन्वेस्ट करो, उसको बोलते हैं एसआईपी। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या कह लो कैपिटल मार्केट में। तो एमफी और सेबी दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि एक छोटी एसआईपी या स्मॉल एसआईपी लॉन्च किया जाए उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और जो शुरुआत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें। क्योंकि बहुत लोग डरते हैं ना शेयर मार्केट से, उनको लगता है उनका पैसा डूब जाएगा, तो फिर ये इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अगर पैसे कम दोगे म्यूचुअल फंड वाले को तो फिर उनको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, इसीलिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड वाले जो है ना वो इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। ये एमफी ने अभी स्वीकार किया है। पहले यहाँ पे हम लोग इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, छोटी एसआईपी एवरग्रीन है, ये कभी भी एग्जाम्स में आ सकता है, आज कल परसों अगले साल 2 साल उसमें भी आ सकता है। तो हमें इसका की फीचर याद रखना है। की फीचर में क्या, ये जो एसआईपी है ना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक आदमी शुरू कर सकता है विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ 250 पर मंथ। नॉर्मली एसआईपी में होता है 500 रुपीज़ पर मंथ। इसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 250 रुपीज़ पर मंथ कर सकते हो। लेकिन एक शर्त है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ना आपको लगातार 5 साल तक करना पड़ेगा, यानी हर महीने आपको जमा करना पड़ेगा, ये पैसे 60 मंथ्स तक करना पड़ेगा। ये पेमेंट किसके थ्रू करोगे, एनएससीएच नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, या यूपीआई जो ऑटो पे फीचर है, यूपीआई जानते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये आप सुविधा सुनते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना, ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को टारगेट किया गया है। इसका मतलब अगर किसी ने पहले से भी म्यूचुअल फंड के किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया है तो फिर उसको इस स्कीम में अलाउड नहीं होगा इन्वेस्टमेंट करने का। तो इसका मतलब फर्स्ट टाइमर हो गए, लेकिन उस पर भी एक लिमिट लगा दिया गया है। आप ये जो होगा इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 3 छोटी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब 3 म्यूचुअल फंड्स है, एक एक में आप एसआईपी शुरू कर सकते हो। तो इसमें रोक क्या लगा दिया गया है, रोक ये लगा दिया गया है कि अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है पहले तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, और आप अगर एलिजिबल हो तो आप मैक्सिमम 3 छोटी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के स्कीम में लगा सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड का जो स्कीम होगा सिर्फ इसमें आप ग्रोथ वाला जो प्लान है ना उसी में आप लगा सकते हो, ठीक है। टाटा ग्रुप की एक कंपनी है टाटा पावर, वो आपका इन्वेस्ट करेगा भूटान के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में, और इसके लिए सेटअप किया गया है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो पहले स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसका फुल फॉर्म एसपीवी का फुल फॉर्म स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा ये डेवलप करेगा 1125 मेगावाट्स दोरजिलुंग हाइडल पावर स्टेशन इन भूटान। भूटान में बहुत हाइडल पावर है, ठीक है। तो ये उसको डेवलप करेगा।
ये जो हाइडल पावर स्टेशन है ये किस पे बनाया जा रहा है? कुरिचू रिवर जो ईस्टर्न भूटान में है। याद रखना, भारत और भूटान के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत अब भूटान में जो भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट होंगे वो एक जॉइंट वेंचर होगा इंडिया और भूटान का। तो भूटान की तरफ से हमेशा इसमें शामिल रहता है वहाँ की सरकारी कंपनी है ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। इंडियन कंपनी बदलती रहती है, पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। टाटा पावर एक प्राइवेट सेक्टर है, तो टाटा पावर भूटान ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर ये 1125 मेगावाट दोरजिलोंग हाइडल पावर स्टेशन डेवलप करेगा। ठीक है, ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनेगा इसमें टाटा पावर का स्टेक होगा 40% और ड्रूक का होगा 60%। ये जो 40% स्टेक खरीदेगा टाटा पावर इस एसपीवी में, उसके लिए टाटा पावर उसमें इन्वेस्ट करेगा 1572 करोड़, यानी इक्विटी बाई करेगा और उसको मिल जाएगा 40% स्टेक इन दिस एसपीवी। ठीक है, टाटा ग्रुप का एक दूसरा कंपनी है टाटा मोटर्स। ये उसका मोटर जो है ना, कार बस ट्रक्स और बिजनेस को देखता है। इसने प्रपोज किया था कि ये इटालियन कंपनी है इवेको, इसको खरीदने के लिए प्रपोज किया था। इटालियन गवर्नमेंट ने इसको हाल ही में मंजूरी दे दी है, ये न्यूज़ अभी छपा है। ठीक है, इटालियन गवर्नमेंट ने एक शर्त लगा दी है, ये जो इवेको है ना ये कार बनाता है, बस बनाता है, इंजन्स बनाता है, प्लस डिफेंस का भी सामान बनाता है। तो इटालियन गवर्नमेंट ने शर्त ये रख दी है कि जो डिफेंस का जो बिजनेस है इवेको का वो एक इटालियन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है लियोनार्डो, उसको ट्रांसफ़र होगा। यानी डिफेंस वाला जो है वो टाटा के पास नहीं आएगा, बाकी जो कार बस और ट्रक और सॉरी कार नहीं है इसका, बस है ट्रक है और इंजन्स वाला है वो टाटा के पास मिल जाएगा। ठीक है, टाटा इसमें इन्वेस्ट करेगा 3.8 बिलियन यूरोस या 4.36 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये जो कंपनी है ना ये टूरिन इटली में है, वहाँ पे बेस्ड है। इसका जो मालिक है इसको कंट्रोल करता है अग्नेली फैमिली, ये कंट्रोल करता है इवेको को। तो अग्नेली फैमिली का जो 27.1% स्टेक है ना इस कंपनी में, वो बेच रहा है वो टाटा को। इस तरह से ये कंपनी आ जाएगी किसके पास? टाटा के पास आ जाएगी। ये टाटा के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंस क्या है टाटा के लिए? देखो, यूरोप में एक डेवलप्ड मार्केट है, वहाँ के लोगों के पास परचेजिंग पावर है। इंडियन कंपनीज भी यूरोप में घुसना चाहता है, तो जो पैसेंजर कार है ना, कार वगैरह के लिए टाटा ने क्या किया था, लंदन बेस्ड लैंड रोवर्स एंड जगुआर्स को खरीदा था। अमेरिकी कंपनी है फोर्ड मोटर्स, उसने इस ब्रिटिश कार मेकिंग कंपनी लैंड रोवर्स एंड जगुआर को खरीदा था। बाद में फोर्ड ने इसको बेच दिया टाटा मोटर्स को। तो अब ये जो लैंड रोवर्स एंड जगुआर हैं ये लग्जरी कार्स माने जाते हैं, इसका मालिक टाटा मोटर्स है। लेकिन टाटा मोटर्स के पास कोई ऐसी कंपनी नहीं थी यूरोपियन कंपनी जो यूरोप में इस्टेब्लिश्ड हो, जो ट्रक और बस का बिजनेस करता है। इवोको का मैक्सिमम जो बिजनेस है वो यूरोप में है। इस तरह से यूरोप में टाटा को बस ट्रक और इंजन मार्केट में भी एक हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसीलिए टाटा ने इसको खरीदा है। फिर अदानी, गौतम अदानी जो अदानी ग्रुप के चेयरमैन है, उन्होंने अनाउंस किया है दुनिया का सबसे बड़ा BESS सिंगल लोकेशन पे गुजरात में सेटअप कर रहा है अडानी ग्रुप। पहले फुल फॉर्म कर लो, BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ होगा? खावदा कहाँ है? गुजरात में। और ये कमीशन कब हो जाएगा? ये कमीशन होगा मार्च 2026 में। ये 1126 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो स्टोर कर सकता है 3530 मेगावाट पर आवर ऑफ एनर्जी। MWH होता ना, मेगावाट पर आवर ऑफ एनर्जी। और ये जो बैटरी प्रोजेक्ट है वो यूज़ करेगा किसको? लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। ये भारत में सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होगा और वर्ल्ड में सिंगल लार्जेस्ट लोकेशन पे जो BESS है वो भारत में होगा, खावड़ा में, गुजरात में। देखो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता क्या है, सिंपल सा फंडा समझो। जैसे कोयला है, कोयला का प्रोडक्शन करो आप,
तो रात को जलाओ दिन को जलाओ, हमेशा पावर का जनरेशन होता रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाओ। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे मान लो हाइडल पावर स्टेशन है या सन है। सन तो दिन में रहता है ना, तो जब तक सन की रोशनी रहेगी तब तक आप एनर्जी करोगे। रात जैसे ही होगा सन गायब, एनर्जी प्रोडक्शन ठप हो गया, तो रात को क्या करोगे? इसका एक छोटा सा उपाय निकाला इन्होंने क्या किया है, सुबह जब सन रहेगा तो फिर सन की एनर्जी से बनेगा इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसको स्टोर किया जाएगा। स्टोर किया जाएगा किसमें? ह्यूज बैटरीज में। ये तो फिर आप ह्यूज बैटरीज का एक सिस्टम तैयार करोगे जिसमें आप इसको स्टोर करोगे, और फिर जब रात को एनर्जी का प्रोडक्शन बंद होगा क्योंकि सूरज तो चले गए, तो फिर आप इसी एनर्जी बैटरी स्टोरेज सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करोगे। इससे 24 आवर्स अनइंटरप्टेड बिजली का सप्लाई होगा। भारत क्या विश्व में जहाँ जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है उसके साथ साथ देखो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है। अडानी साहब कह रहे हैं विश्व का एक ही जगह पे सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होगा, खावड़ा में होगा। तो विश्व का है तो फिर भारत का भी सबसे बड़ा कहाँ पे होगा? खावड़ा गुजरात में होगा। ठीक है। आरबीआई ने अलाउ कर दिया है सिल्वर को यूज़ किया जा सकता है जो कोलेट्रल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। आरबीआई ने अमेंड किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलेट्रल डायरेक्शंस 2025। आरबीआई ने क्या किया है, अब कहता है ना कि अभी तक सिर्फ आप सोने के सिक्के या सोने के ज्वेलरीज उसी पे आप लोन ले सकते थे, ठीक है, बैंक से या मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस से। लेकिन वो कहता है अब आप गोल्ड को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और उसके खिलाफ भी आप लोन ले सकते हो। लेकिन ये अभी स्टार्ट नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा कब से? 1 अप्रैल 2026 से। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन रहेगा, ये कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से। एवरग्रीन जो टॉपिक है आप देख लो, अगर आप बैंक एग्जाम देते हो एलटीवी का फुल फॉर्म बहुत पूछता है, बहुत, ठीक है, बहुत पूछता है, हर एग्जाम में दिख जाएगा आपको। लोन टू वैल्यू क्या होता है? ये आरबीआई डिसाइड करता है, हमेशा याद रखना। लोन टू वैल्यू का मतलब होता है आपका जो गोल्ड है या सिल्वर ले लो एग्जांपल, ठीक है, सिल्वर का मान लो आज वैल्यू है कितना? 100 रुपीज़, ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू सिल्वर का। अब देखो एक ऑप्शन है कि आपको 100 रुपीज़ का लोन दे दे बैंक वाला और आपका सिल्वर वो गिरवी के रूप में रख ले, कोलैटरल बोलते हैं ना उसको, गिरवी के रूप में रख ले। प्रॉब्लम क्या है, मान लो सिल्वर का दाम गिर गया, 90 रुपये हो गया, आप लोन वापस नहीं चुका सके, तो फिर बैंक क्या करेगा? आपने सिल्वर को प्लेज कर रखा है। प्लेज एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप कहते हो कि अगर हम आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आप मेरे कोलेट्रल को बेच पाच देना। तो फिर वो क्या करेगा? आपके सिल्वर को बेचने जाएगा, तो पता चलेगा ये 100 रुपये का तो 90 रुपीज़ हो गया। इससे तो बैंक को लॉस होगा ना। हम लोग इस एग्जाम्पल में ना उसका इंटरेस्ट खर्चा वो सब जोड़ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब बैंक को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो उससे थोड़ा बचने के लिए आरबीआई लेकर आता है एलटीवी। जैसे क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कोई सिल्वर आपके यहाँ गिरवी रखने आ रहा है, वो प्योरिटी वगैरह हम लोग मतलब नहीं है उससे, उसका अपना स्टैंडर्ड है, और वो कहता है कि अगर वो 2.5 लाख रुपए तक का लोन ले रहा है तो एलटीवी कितना होना चाहिए? 85%। मीन्स अगर जो सिल्वर आपके पास रख रहा है उसका वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ का है, तो मैक्सिमम ये अप टू होता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपको 85 दे देगा, तो मैक्सिमम आपको कितने तक का लोन मिल सकता है? 85 का मिलेगा मैक्सिमम, इससे कम मिल सकता है, ज़्यादा तो किसी भी सूरत पे नहीं मिलेगा आपको। तो 2.5 लाख रुपए लोन पे आपका एलटीवी हो सकता है 85%। 2.5 लाख से ज़्यादा होगा, 5 लाख तक होगा तो एलटीवी हो सकता है मैक्सिमम 80%, और 5 लाख से ज़्यादा का लोन होगा तो एलटीवी कितना हो सकता है? अप टू 75%, ठीक है। एलटीवी याद रखना, और ये जरूर पूछेगा एग्जाम्स में, सिल्वर पे कितना एलटीवी है, ये तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो रहा है। तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम साइकिल होगा आपका IBPS का नेक्स्ट ईयर, उसमें डेफिनेटली ये रहेगा। और एलटीवी तो एवरग्रीन है, फुल फॉर्म याद रखना ही रखना है। आरबीआई ये भी कहता है अगर किसी आदमी ने आपका सारा पैसा चुका दिया, ठीक है, तो उसके 7 वर्किंग डे के अंदर आपको उसका सिल्वर वापस करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो हर दिन कितना फाइन पे करना पड़ेगा डिले का? 5,000 रुपये, ठीक है, ये भी याद करना। लेकिन एलटीवी जरूर याद रखना।
आज के वीडियो में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देख लें। फर्स्ट, एट विच प्लेस इज द अडानी ग्रुप सेटिंग अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एट अ सिंगल लोकेशन? गुंटूर, आंध्र प्रदेश, बी खावड़ा, गुजरात, सी बेंगलुरु, कर्नाटका, डी मोरेना, मध्य प्रदेश, ई नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? खावड़ा, गुजरात। सेकंड, according to the National Institute of Public Finance and Policy, the Indian economy is expected to grow by dash in 25-26. Option A 6.5, B 6.8, C 7.4, D 7.6, E none of these. आप जानते हो इसका आंसर क्या होगा? 7.4%। ठीक है। Third, which of the following has been recognized by the RBI as a self-regulatory organization in November 2025? पहला ए है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क MFIN, बी है साधन, सी है सेल्फ रेगुलेटेड PSO एसोसिएशन, डी है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, डी है नन ऑफ दीज। ये कौन सा है? सी। आप जानते हो फर्स्ट जिसको RBI ने ये स्टेटस दिया था 2014 में, वो कौन था? MFIN। पहला सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी था MFIN, और अक्टूबर में किसको दिया है? सेल्फ रेगुलेटेड PSO एसोसिएशन को। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द छोटी SIP स्कीम ऑफ द सेबी इज नॉट करेक्ट? ए, अ पर्सन कैन इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम with a systemic investment plan of rupees 25 to 50 per month. B, a person can invest in a maximum of 3 choti SIPs with one each in 3 mutual funds. C, the minimum duration of the choti SIP shall be 60 months. D, SEBI introduced it on 21st July 2025. E, none of these. इसमें आंसर क्या होगा? सभी सही हैं तो फिर नॉट पूछ रहा है ना, नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट क्या होगा? नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस, क्योंकि चारों क्या है? सही है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन दैट इज कवर्ड इन द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन? ए 14 ईयर्स, बी 15 ईयर्स, सी 17 ईयर्स, डी 18 ईयर्स, ई नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? 15 ईयर्स एंड अब बी होगा इसका आंसर। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है, और इसके कुछ MCQs क्वेश्चंस भी बनेंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।